बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर। आप देख रहे हैं FHSC मेडिकल बेसिक। आज का जो हमारा मौजू है गुफ्तगू का वो है होम्योस्टैटिस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। होम्योस्टैटिस अगर हमें समझ आ जाती है तो बहुत सी चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। इसके अंदर अनाटमी भी है, इसके अंदर फिजियोलॉजी भी है, इसके अंदर पैथोलॉजी भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। हमने एक वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जिस्म की खामोश ज़बान क्या है। तो ये सारी जिस्म की खामोश ज़बानें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि होम्योस्टैटिस है क्या, यानी जिस्म कैसे तवाज़न कायम रखता है। होम्योस्टैटिस हमारे जिस्म के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक मियाना रवि के साथ, जो एक मतवाज़न तवाज़न के साथ एक कायम दायम है, एक ख़ास लेवल में वो चल रही हैं। अगर उनके अंदर तवाज़न के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, उस जो एक खास लेवल में चल रही हैं उनके अंदर उतार चढ़ाव पैदा हो जाए, या बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए या कम होना शुरू हो जाए, तो तब कुछ सिग्नल, कुछ साइन, कुछ सिम्टम जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम बीमारियां कहते हैं। उससे बीमारियां जन्म लेती हैं। अब होम्योस्टैटिस का मतलब यह है कि जिस्म अपने अंदर तवाज़न बरकरार रखता है और तवाज़न को एक ख़ास लिमिट में हर चीज़ को कायम रखता है। वो तवाज़न किन किन चीज़ों का अपने अंदर कायम रखता है, एक ख़ास लेवल में रखता है। वो जो तवाज़न है वो दर्जा हरारत का है, पानी का है, नमकियात का है, हार्मोन्स का है, ब्लड प्रेशर का है, शक्कर का है, और सैकड़ों निज़ाम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उनको जिस्म के अंदर एक ख़ास लेवल तक वो कायम रखता है। अगर उसका लेवल अप हो जाए तब भी मसाइल हैं, डाउन हो जाए तो तब भी मसाइल हैं। तो फिर उसके जो साइन सिम्टम हैं या उसके जो सिग्नल हैं वो हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी खामोश जिस्म है वो बोलना शुरू हो जाता है, वो बताना शुरू कर देता है कि मुझे ये मसाइल आना शुरू हो गए। अब होम्योस्टैटिस की आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो मैं एक दफ़ा और बताता हूँ। एक दफ़ा ये समझें कि बाहर माहौल जैसा मर्जी हो, लेकिन अंदर का माहौल जो है वो एक ख़ास लाइन पर रहना ज़रूरी है। बाहर का माहौल जैसा मर्जी हो, लेकिन अंदर का माहौल एक ख़ास लाइन में रहना ज़रूरी है। अगर हम सादा अल्फाज में होम्योस्टैटिस की तारीफ करें तो फीडबैक लोपस समझेंगे। पहले हम फीडबैक को समझेंगे, फिर हम लोपस को समझेंगे, फिर तशरीह अल अज़ा को समझेंगे, फिर वज़ाइफ अल अज़ा को समझेंगे, फिर अमराज़ात को समझेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे, फिर जाके हमें कुछ इब्तदाई क्लिनिकल इशारों की पहचान होगी। तो ये सारी चीज़ें जाके हमें समझ आएंगी। कब समझ आएंगी? जब हम पहले होम्योस्टैटिस को समझेंगे। होम्योस्टैटिस से मुराद जिस्म का अंदरूनी तवाज़न बरकरार रखना है। अंदरूनी तवाज़न क्या है? जैसे दर्जा हरारत है वो जो है 98 या 98.4 फारेनहाइट रहे, या 37 सेंटीग्रेड हमेशा रहे। बाहर सर्दी हो या गर्मी हो उसको उस पर कोई असर या रोल ना हो। पानी हो, पानी का अपना एक ख़ास जिस्म के अंदर तवाज़न बरकरार रहे। नमकियात का अपना एक तवाज़न बरकरार रहे। इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम बोलते हैं वो अपना एक तवाज़न बरकरार रहे। शक्कर यानी शुगर का अपना एक तवाज़न जो है जिस्म के अंदर बरकरार रहे। और हार्मोन्स का अपना एक तवाज़न जो है वो हमेशा बरकरार रहे। इसी तरह बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, CBC की रिपोर्ट के अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी की सारी एक ख़ास लेवल में, एक ख़ास मकदार में जिस्म के अंदर जब तक रहती हैं तो हमारा जिस्म 100% परफेक्ट फिट रहता है। उसमें किसी किस्म का खलल या बिगाड़ नहीं पैदा होता, तो हम बिल्कुल फिट रहते हैं। अगर उसके अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाता है, तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। यह है होम्योस्टेसिस। इस स्थेसिस को समझना बहुत ज़रूरी है।
बाहर हालात जैसे भी हों बदलते रहें जो मर्जी हो, लेकिन अंदर का माहौल एक खास लेवल में रहना ज़रूरी है। जब इनके अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, वहां से बीमारियां जन्म लेती हैं। अब होम्योस्टैसिस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सवाल यह है कि व्हाई इज होम्योस्टैसिस इंपॉर्टेंट। ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस्म के अज़ा एक ख़ास मखसूस सतह पर अपना सही काम सर अंजाम देते रहें। होम्योस्टैसिस इसलिए ज़रूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर अज़ा अपना एक मखसूस काम एक मखसूस सतह पर सही तरीक़ा से सर अंजाम देता रहे, उसमें किसी किस्म का वो बिगाड़ पैदा ना हो, वो एक लेवल में रहे ताकि हम सेहतमंद रहें। अब फ़र्ज़ करें बाहर के माहौल में ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा सर्दी होती है, या हम बहुत ज़्यादा शुगर ले लेते हैं, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात ले लेते हैं, या गर्म चीज़ें या सर्द चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, वो अंदर एक बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जो अंदर की सथेसिस है, होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस क्या करती है, वो फिर उसको बैलेंस में रखती है। अगर उसके अंदर बैलेंस ना रहे तो फिर निज़ाम ख़राब हो जाता है। जब निज़ाम ख़राब होता है तो उसकी सिम्टम जो है वो ज़ाहिर हो जाती हैं। इसलिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है कि वो उसका हमेशा लेवल एक जैसा रखे, बरकरार रखे। अच्छा, कुछ चीज़ें वक्ती तौर पे जो है ना वो अप डाउन होती हैं। हाउ डज द बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी जिस्म के अंदर फीडबैक जो सिस्टम है उसके अंदर भी एक खास उतार चढ़ाव होना, ऑटोमेटिकली सिस्टम को काम करना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव स्टैटिस्टिक्स जो है, नेगेटिव फीडबैक है, वो कब काम करेंगी? जैसे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें पसीना आता है, पसीना आने के बाद या जिस्म ठंडा हो जाता है। इसी तरह जब जिस्म के अंदर शुगर लेवल कम होता है तो हमें भूख का एहसास होता है। जब भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने से शुगर नॉर्मल होती है। तो जो अंदर फीडबैक चल रहा होता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम एक दूसरे को सिग्नल दे रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे होते हैं। कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव करना ज़रूरी होता है, तो वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि होम्योस्टैसिस एक ख़ास लेवल में एक म्याना रवि से बरकरार रहे, अप डाउन ना हो। जब अप डाउन होने लगती है तो सिग्नल आते हैं, सिग्नल आते हैं तो हम उसकी वजह से खुद जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब उसको मेंटेन कर लेता है तो वो ठीक हो जाता है, अगर मेंटेन नहीं कर सकता तो नुकसान हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगर वो करे, फ़र्ज़ करें ऑटोम्यून सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, या आप समझ लें कि उसने पॉजिटिव नेगेटिव वाला काम करना छोड़ दिया है, या आप समझ लें कि उसके अंदर जो बैलेंस था एक बरकरार रहना, वो तवाज़ुन उसका टूट गया है, तो फिर क्या होगा, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, अलामात शुरू हो जाएंगी। तो वो पहले खुद उसको पॉजिटिव नेगेटिव करके वापस लाएगा, अगर वो नहीं ला सका तो फिर क्या होगा, बुखार हो जाएगा, दर्द हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, ज़्यादा शुगर हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्मोन की खराबी हो जाएगी, इम्यूनिटी काम करना छोड़ देगी या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से कई सारे उसके अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है। उसकी वजह से बहुत सी अलामात आना शुरू हो जाएंगी। खामोश जिस्म बोलना शुरू कर देगा, वो अपनी आवाज़ में बताना शुरू कर देगा। ये सब उस बात की निशानियां हैं कि जिस्म अपना तवाज़ुन बहाल करने में नाकाम हो गया, उसकी कोशिश जो थी वो नाकाम हो चुकी है, इसलिए हमारे अंदर मसाइल आना शुरू हो गए। अब होम्योपैथी के मुताबिक जब कुव्वत याद में बिगाड़ आता है तो होम्योस्टेसिस टूट जाता है, तो बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सही दुआ जिस्म को वापस तवाज़ुन में ले आती है। सही दुआ, अब फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको समझता है, समझने के बाद सही दुआ देता है। अगर तो उसने सही दुआ दी तो वो क्या करेगी, उसको तवाज़ुन को वापस ले आएगी। अगर उसने अलामत को दबाने की दुआ दे दी तो वो वक्ती तौर पर दबा देगी, लेकिन अंदर से निज़ाम ठीक नहीं होगा, फिर उभर के बाहर आ जाएगी। फिर हम दबा देंगे, फिर उभर के बाहर आ जाएगी। अगर सही दुआ होगी, मिनिमम दुआ होगी, तो फिर वो क्या करेगी, उस तवाज़ुन को, उस बिगाड़ को ठीक कर देगी परमानेंटली, और हमेशा स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा जिस्म। जब जिस्म थक जाए, नींद आने लगती है, जब पानी कम हो जाए, प्यास लगती है,
जब जिस्म थक जाए तो क्या होता है, नींद आने लगती है। जब पानी की जिस्म के अंदर कमी हो जाए तो क्या होता है, प्यास लगती है। जब ठंड लगे तो क्या होता है, कपकपी शुरू हो जाती है। तो ये वो होम्योस्टेसिस हैं जो हमें सिग्नल देते हैं, हमें बताते हैं कि आप ऐसा करें। अब पानी की कमी शुरू हुई जिस्म के अंदर, प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, तो एक खास लेवल पर ले आया। इसमें नेगेटिव फीड भी पॉजिटिव फीड भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। जब ठंड लगेगी, कपकपी आएगी, हम ऊपर कपड़ा ओढ़ लेंगे, फिर जिस्म अपने लेवल पे ले आया उसको। फीडबैक ने, पॉजिटिव नेगेटिव ने काम किया। इसी तरह जब हम थक जाएंगे तो नींद आना शुरू हो जाएगी, नींद ले लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, थकावट दूर हो जाएगी। तो इसलिए फीडबैक जो वो अंदर है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका रोल भी बड़ा अहम है, उसका किरदार भी बड़ा अहम है, उसको समझना भी जरूरी है। जब तवाज़ुन रखने वाला निज़ाम इतना कमज़ोर हो जाए कि खुद को ठीक ना कर सके, तो मज़मन बीमारियां पैदा होती है, मुज़म्मन बीमारियां पैदा होती हैं। कब पैदा होती है क्रॉनिक बीमारियां? जब मुसलसल जिस्म अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। अभी जैसे शुगर लेवल डाउन हुआ, आपने खाना खाया, ठीक हो गया, ये तो अक्यूट था। गर्मी लगी, पसीना आ गया, जिस्म ठंडा हो गया, अक्यूट था। लेकिन जब उसके अंदर मुसलसल बिगाड़ शुरू हो जाए, वो पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन खत्म हो जाए, होम्योस्टेसिस उसकी टूट गई, अदम तवाज़ुन पैदा हो गया मुसलसल, फिर उसके अंदर जो पुरानी बीमारियां शुरू होगी वो साला साल पूरी जिंदगी साथ चलती रहती है। इसलिए होम्योस्टेसिस को समझना, फीडबैक को समझना बहुत ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस जिस्म का अंदरूनी तवाज़ुन है, बीमारी उस तवाज़ुन के बिगाड़ के टूटने का नाम है। होम्योपैथी कुव्वत हयात को दुरुस्त करके तवाज़ुन वापस लाती है। होम्योस्टेसिस में क्या होता है, जिस्म का अंदरूनी तवाज़ुन है, बीमारी क्या है, उस तवाज़ुन के टूटने का नाम है, उसके अंदर बिगाड़ पैदा होने का नाम है। होम्योपैथी क्या है, कुव्वत हयात को दुरुस्त करके तवाज़ुन में वापस लाती है। एक तल्लक बन गया ना, इसी तरह अनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के साथ भी एक तल्लक बनेगा। अब फीडबैक लोपस क्या होता है, फीडबैक लो प्लस क्या होता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक वो निज़ाम है जो जिस्म को वापस नॉर्मल हालत में लाता है। नेगेटिव फीडबैक क्या है लोपस के अंदर? नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। अब हम बात करें नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीड क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है? जब जिस्म के अंदर तवाज़ुन बिगाड़ ये पैदा होता है तो उसको वापस नॉर्मल हालत में लाता है। मिसाल के तौर पे शुगर जब बढ़ती है तो जिस्म इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। हमारे जिस्म के अंदर शुगर लेवल जब बढ़ना शुरू होता है तो इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाती है, तो उसको नीचे ले आती है। ये नेगेटिव फीडबैक उसने दिया जिस्म में। गर्मी जब बढ़ती है तो पसीना आ जाता है, पसीना आता है जिस्म ठंडा हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब गिरने लगता है तो दिल की रफ्तार तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आती है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? पॉजिटिव फीडबैक है कुछ चीज़ों को वक्ती तौर पर बढ़ा देता है, कुछ चीज़ें वक्ती तौर पर बढ़ जाती है, इनका बढ़ना भी ज़रूरी है। कैसे? पॉजिटिव फीडबैक में सिस्टम किसी अमल को मजीद बढ़ा देता है। कैसे? बच्चे की पैदाइश के वक्त रहम का सुखड़ाव। अब बच्चे की डिलीवरी हो रही हो और उसके अंदर जो सुखड़ाव है वो ना बढ़े तो डिलीवरी होगी। अब डिलीवरी को करवाने के लिए रहम का सुखड़ना ज़रूरी है। सुखड़ने के लिए जिसम खुद ब खुद उस वक्त पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएगा, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें पैदा करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुखड़े, हार्मोन को तेज़ करेगा, हार्मोन ज़्यादा रिलीज करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुखड़े। जैसे जैसे वो सुखड़ेगी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। फिर कुछ ऐसे हार्मोन पैदा करेगा, अब ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, खून को जमने से रोकेगा। जैसे चोट लग जाए तो जिस्म से खून बहता है, या डिलीवरी के दौरान खून बढ़ता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक आता है, वो उसको और तेज़ करता है ताकि क्या हो कि वो चीज़ें खून बह रहा है वो जम जाए, रुक जाए, नुकसान ज़्यादा ना हो।
लो प्लस कितना जरूरी है, लो प्लस भी आप कह सकते हैं इसे। तो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक भी होना जरूरी है, इनको समझना भी जरूरी है। अब डिलीवरी हो रही है, पेशेंट को दर्दें हो रही हैं, तो हम ये कहें जी इसको दवाई की जरूरत है, उसकी दर्दें रोक देंगे, तो दर्दें रोकेंगे तो जनाब आला काम खराब हो जाएगा, डिलीवरी होएगी नहीं। इसी तरह ठंड, गर्मी है, पसीना आ रहा है, ऐसी कि पसीने ਨੂੰ रोक दईए तो जिसम ठंडा है नहीं, टेम्परेचर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये सारी चीजें जरूरी है, इनको समझना भी जरूरी है, कब दवाई की जरूरत है, कब दवाई की जरूरत नहीं। अगर अदम तवाजन है तो हमने दवाई देनी। अदम तवाजन क्यों पैदा हुआ है, आगे कि पॉजिटिव रिएक्शन में है, नेगेटिव रिएक्शन में है, फीडबैक में है, पॉजिटिव फीडबैक में है, नेगेटिव फीडबैक में है। वहां जब पॉजिटिव फीडबैक चल रहा हो, नेगेटिव फीडबैक चल रहा हो, तब भी हमें दवाई देने की जरूरत नहीं होती, कुछ आर्जी चीजें होती है। लेकिन जब मुसलसल वो चलती हैं तो फिर मजमन बीमारियां पैदा होती हैं, मुजम्मन बीमारियां पैदा होती हैं, और मुजम्मन बीमारियों के लिए हमें दवा की जरूरत होती है। तशरीह अल अज़ा अनाटमी हमें जिस्म के अज़ा की बनावट बताती हैं। तशरीह अल अज़ा अनाटमी हमें जिस्म की अज़ा की बनावट बताती हैं। वज़ाइफ अल अज़ा फिजियोलॉजी हमें उनके काम करने का तरीका बताती है। यानी जो बनावटी अज़ा हैं, जो हमारा सिस्टम है बना हुआ है, उसका काम क्या है, दिल का क्या काम है, खून की नालियों का क्या काम है। अमराजियात हमें पैथोलॉजी, जब उसके अंदर कोई खलल पैदा हो जाता है तो वो चीज़ें हमें बताती हैं किसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, कौन सा टेस्ट पॉजिटिव हो गया, कौन सा टेस्ट नेगेटिव हो गया। अमराजियात पैथोलॉजी के अंदर क्या होगा, बनावट के अंदर जो गड़बड़ होती है उसका जो रिएक्शन आता है वो बताते हैं। पैथोलॉजी अनाटमी फिजियोलॉजी ज़रूरी है। गुर्दे की बनावट जब मुतासर हो जाएगी, गुर्दे की जो बनावट है उसका स्ट्रक्चर जब मुतासर हो जाएगा, या गुर्दे का फेल जो है वो मुतासर हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। फिल्ट्रेशन कम होगी तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा, बीमारी पैदा हो जाएगी। दिल की नाली जब तंग होगी, खून जो है वो स्लो जो हो जाएगा, कम जाएगा, पूरा नहीं पहुंचेगा, दर्द सीने में शुरू हो जाएगा। लबलबा जब इंसुलिन कम पैदा करना शुरू कर देगा, लबलबा जो है इंसुलिन को कम पैदा करना शुरू कर देगा, तो शुगर ज्यादा हो जाएगी, ज़ायबतीस हो जाएगी। थायराइड जब तेज होगा, मेटाबॉलिज्म का सिस्टम खराब हो जाएगा, जब मेटाबॉलिज्म का सिस्टम खराब होगा तो वजन कम हो जाएगा, या वजन कम होना शुरू हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। तो ये सिग्नल कब आए, जब पैथोलॉजिकली बिगाड़ हुआ। तो इनको समझना कितना जरूरी है, पैथोलॉजी फिजियोलॉजी अनाटमी का इल्म होना कितना जरूरी है। अगर इनका इल्म नहीं होगा तो हम कैसे समझ पाएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो उसके अंदर फीडबैक आ रहा है उसको नहीं समझ पाएंगे। जब उसको नहीं समझ पाएंगे, इलाज कैसे कर पाएंगे। तो इलाज करने के लिए तो ये सारी चीजें हमें समझना जरूरी है। जो इब्तदाई इशारे होते हैं, जब हमें हेमोस्टेसिस मुतासर हो जाती है, जब हमारी अनाटमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के अंदर रद्दोबदल आता है, तो जो इब्तदाई सिग्नल्स आते हैं, कमज़ोरी आ गई, गैर मामूली प्यास आ गई, चक्कर आ गया, नींद का ख़राब होना, वज़न का अचानक कम हो जाना या बढ़ जाना, बुखार आना, कभी आना, दर्द किसी खास पोजीशन में ज़्यादा होना, किसी खास पोजीशन में कम होने, रात के वक्त बढ़ना, दिन के वक्त कम होना, सोजन आ गया, पेशाब में ज्यादती आ गई, पेशाब में किसी किस्म की तब्दीली आ गई, झाग आना शुरू आ गई, दिल की धड़कन बेकायदा हो गई, जहनी कैफियत तब्दील होना शुरू हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया, बेचैनी हो गई, गुस्सा हो गया, जज्बात उसके बिगड़ गए। जब तो ये छोटे छोटे इशारे हैं, ये इशारे कब पैदा हुए हैं, ये इशारे तब पैदा हुए हैं जब अनाटमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के अंदर बिगाड़ शुरू हुआ है, जब अंदर का तवाज़ुन जो है वो उसके अंदर बिगाड़ शुरू हुआ है, होम्योस्टैसिस जो अंदर बिगाड़ पैदा शुरू हो गया, फीडबैक के अंदर बिगाड़ पैदा शुरू हो गया। तो तब ये इशारे जाहिर हुए, जब इशारे जाहिर होंगे तो हमें बॉडी सिग्नल बताएगी, बॉडी लैंग्वेज बोलेगी, जबान बोलेगी, जिस्म बोलेगा, बताएगा मुझे ये मसाइल है, तो तब हमें उसका इलाज करने की जरूरत है। अब ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी उम्मीद। अगर ना समझ आई हो तो कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, कमेंट्स में करें, मुझे बताएं, मुझे ये इस बात की समझ नहीं आई, मैं उसकी दोबारा डिटेल दूंगा, आपको वजाहत दूंगा। होम्योस्टेसिस जिस्म के तवाज़ुन कायम रखने का नाम है। तवाज़ुन फीडबैक लो प्लस
या लोपस से बरकरार रहता है। इसके अंदर कुछ फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उनका होना भी ज़रूरी है, उनको समझना भी ज़रूरी है। तशरीउल अज़ा को समझना भी ज़रूरी है, वज़ाइफ़ुल अज़ा, अनाटमी, फिजियोलॉजी, नॉर्मल जिस्मानी निज़ाम को यानी टेस्टों को समझना भी ज़रूरी है, अमराजियात को समझना भी ज़रूरी है। जब बनावट या काम में ख़राबी आएगी तो टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, उनको समझना भी ज़रूरी है। इब्तदाई इशारे समझना भी ज़रूरी है। तवाज़ुन के अंदर जो टूट फूट हो रही है, जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, उनके बाद जो सिग्नल आ रहे हैं उनको समझना भी ज़रूरी है। तो इतनी सारी चीज़ें समझेंगे तो फिर हम बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। हम हर लिहाज से मरीज को क्योर कर सकते हैं, हम हर लिहाज से मरीज की बीमारी को पकड़ सकते हैं, हम हर लिहाज से उसको मिनिमम दवा उसके लिए मुंतखब कर सकते हैं, और हम उसको हमेशा हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर शिफा दे सकते हैं, शिफा की तरफ ले जा सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी है।